क्या भाभी भी ना सीधे हाँ बोलने में क्या चला जाता है। अब टिकट भी फुल हो जाएंगी तो मैं क्या करूं। उसी वक्त किचन से गुनगुनाती हुई रीना भाभी निकलती है। उनके हाथ में आटा लगा था और साथ में उनके हाथ में बेलन था। वो तमतमाते हुए वहाँ पर आती है। अरे ओ ननंद महारानी, सुबह से देख रही हूँ तू मोबाइल में घुसी हुई है। दूल्हा मिल गया क्या? दूल्हा नहीं, माया की शादी है भाभी। और अगर आप नहीं चलोगी ना तो मैं भी नहीं जा पाऊंगी। तू अकेली लड़की, वो भी गोरखपुर तक ट्रेन में। और आजकल क्या हाल है रेल यात्राओं का, देख ही रही होगी। भाभी चलो ना, भगवान के लिए, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। और फिर आप साथ होगी तो कौन छेड़ेगा मुझे? अरे छेड़ेगा नहीं, उल्टा मैं ही छेड़ बैठू किसी को। वो तो आप ट्रेन में देखना, जब कोई अंकल आपको आकर बोले बहन जी खिड़की वाली सीट मुझे दे दीजिए, फिर देखिएगा आपकी बहस। मुझे मत उकसा लड़की, नहीं तो तेरे ख्याली पुलाव वहीं बेल दूंगी। तो मतलब आप चल रही हो? सासू माँ को समझाना पड़ेगा और जेठानी को बच्चे देखने के लिए कहना होगा। बस फिर तो सब सेट हुआ तो चलेंगे। आई लव यू भाभी, आप तो सच्ची वाली रॉकस्टार हो। अच्छा ठीक है, अब जाकर टिकट बुक कर। सीट अगर ऊपर मिली तो तू चढ़ना, मैं नीचे बैठूंगी, वरना तू नीचे और मैं ऊपर। ये सुनकर पूजा की आंखों में चमक आ जाती है। पूजा एक सरल और साधारण व्यक्तित्व वाली लड़की है जिसने हाल में ही अपना कॉलेज खत्म किया है और कॉलेज में साथ पढ़ी उसकी पक्की दोस्त माया, जिसकी आने वाली कुछ दिन में शादी है। पूजा शादी में जाना चाहती है, लेकिन एक अकेली लड़की का इतनी दूर का सफर घर वालों के लिए चुनौती था, जिसके लिए वो अपनी भाभी को मनाती है जिससे वो एक शादी में जा पाए। और अगली सुबह ही दोनों सामान पैक करके रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। अरे पूजा, ये देख कूली वाला कितना देख रहा है। लगता है तूने आज फिर कुछ तगड़ा पहना है। कूली नहीं भाभी, कूली का भतीजा लग रहा है। चलो सीट ढूंढते हैं। तभी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आकर खड़ी हो जाती है और दोनों ननद भाभी अपनी अपनी सीट ढूंढने के लिए ट्रेन में चढ़ जाती हैं। लो मिल गई 32 और 33। तू ऊपर जा, मैं नीचे बैठती हूँ। ऊपर वाली सीट पर बैठकर ऐसा लग रहा है जैसे जनरल कोच की सीईओ बन गई हूँ। बस अब पाँव मत लटका देना, किसी के सिर पर गिरा तो तू सीईओ से सीधे जेल जाएगी। इस तरह डब्बा धीरे धीरे भर रहा है। एक परिवार 2 सीट छोड़कर बैठा है। बच्चे मस्ती में खेल रहे हैं। एक बुजुर्ग दंपत्ति सामने वाली सीट पर है, शर्मा अंकल और आंटी। कहाँ जा रही हो बेटा? गोरखपुर अंकल जी, सहेली की शादी में। अरे वाह, शादी? मिठाई ले जा रही हो ना? मिठाई नहीं, लेकिन अचार जरूर है। खाए क्या आप लोग? लाओ, घर जैसा स्वाद ट्रेन में भी मिलेगा। बच्चे जोर जोर से गा रहे हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये सुनकर पूजा और रीना दोनों हंस पड़ते हैं। भाभी, ये ट्रेन तो शादी, तीर्थ यात्रा और बच्चों का मेला सब कुछ है एक साथ। रीना टिफिन खोलती है। आलू के पराठे, आम का अचार, बूंदी का रायता। लो खा ले, होटल की बासी सब्जी से तो अच्छा है अपना खाना। आप जैसी भाभी सबको मिले। माया की भाभी अगर ऐसी हुई तो वो भाग जाएगी। तू तो सीधा सीधा बोल, मैं सबसे बेस्ट हूँ। हाँ भाभी, अब मैं भाभी एक्सप्रेस में सफर कर रही हूँ। भोपाल से गोरखपुर की ट्रेन रात के गहराते अंधेरे में सरक रही थी। कुछ यात्री नींद में थे, कुछ बर्थ के पर्दे खींचते हुए करवट बदल रहे थे, तो कुछ मोबाइल की हल्की रोशनी में फोन घूर रहे थे। ऊपर वाली बर्थ पर लेटी पूजा ने करवट बदली। मोबाइल पर माया से चैट करते हुए उसकी आंखें, उंगलियां धीमे हो गई थी, पर मन अभी भी स्टेशन, डिब्बे और आसपास के लोगों में अटका हुआ था। सो जाऊं क्या? पर पता नहीं क्यों ये डिब्बा थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इसी बीच ट्रेन के अगले स्टेशन कटनी जंक्शन पर हल्का हंगामा हुआ। दरवाजा खुला, कुछ यात्री उतरे और कुछ नए चढ़े। उन्हीं में एक साड़ी पहने, लंबा घूंघट निकाले, लगभग 40-45 साल की महिला डिब्बे में चढ़ी। उस महिला की चाल में गजब का आत्मविश्वास था, जैसे वो यहीं की हो। आते ही उसने अपने पान की महक के साथ मुस्कुराते हुए सबको जय सिया राम कहा। जय सिया राम बहन जी, हफ्तों बाद ट्रेन में बैठी हूँ, भाई के घर जा रही हूँ। लल्ला हुआ है हमारे घर में। कुछ यात्रियों ने मुस्कुराकर उसे देख लिया।
महिला सीट नंबर 30 पर बैठ गई, जो पूजा और रीना की सीट से 2 नंबर पहले थी। अरे हम तो इतने खुश हैं कि गली गली में मिठाई बांटी। अब तो ट्रेन में भी सबका मुंह मीठा कराना है। ऐसा कहकर उसने अपने थैले से प्लास्टिक के डिब्बे निकाले जिसमें बेसन के लड्डू और नारियल की बर्फी थी। पूजा, पूजा, देख, वही औरत सबको मिठाई बांट रही है। तू खाएगी? भाभी मैं ऊपर हूँ, आप खा लो। बस देख लेना ज्यादा मीठा ना हो, डायबिटीज ना हो जाए। इस तरह वो महिला रीना को भी एक लड्डू थमा देती है। लीजिए बहन जी, ताज़ा बना है, शुद्ध देसी घी का। अच्छा शुक्रिया। स्वाद तो ठीक है। बहन जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कौशल्या देवी है। भाई साहब के यहाँ पोता हुआ है गोरखपुर में, तो वहीं जा रहे हैं। धीरे धीरे महिला पूरे डिब्बे में घूम घूम कर मिठाई बांटती है। ज्यादातर यात्री मिठाई खा लेते हैं और कुछ ही मिनटों में कई लोग आंखें बंद करके झपकियां लेने लगते हैं। हाय, नींद आ रही है। ये लड्डू इतना भारी था क्या? भाभी मैं तो लड्डू से बच गई, पर नीचे सब लोग एक ही जैसे ऊँग रहे हैं। पूजा वापस से मोबाइल से माया से बात करने लगी। पूजा हंसती है, लेकिन अगले ही पल वो सतर्क हो जाती है। उसकी निगाहें कौशल्या देवी पर टिक जाती हैं, जो अब डिब्बे के एक कोने में बैठी चुपचाप चारों ओर देख रही थी। कुछ गड़बड़ है, सब सो रहे हैं और ये औरत अब चुपचाप किसी की जेब देख रही है। पूजा फोन नीचे रखती है और अपनी सीट से झांक कर देखने लगती है। उसने देखा कि भाभी, भाभी आप जाग रही हैं? क्या हुआ पूजा? भाभी वो औरत, वो लड्डू वाली, कुछ तो गड़बड़ है। मैं देख रही थी वो अंकल का बैग हिला रही थी। क्या बात कर रही है तू? मिठाई में कुछ डाला था क्या? लगता तो है भाभी, सबको नींद आ रही है, मुझे भी, पर शायद मैंने नहीं खाया इसलिए थोड़ा ठीक हूँ। जिसके बाद रीना उठकर बैठ जाती है। घबराहट उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी। तू मत नीचे आ, ऊपर से सब देखती रह, मैं जरा अलर्ट करती हूँ। मैं अब इस औरत की हर हरकत पर नजर रखूंगी, ऊपर वाली ननद का वादा है। थोड़ी देर बाद कौशल्या देवी धीरे धीरे उठती है। उनकी चाल धीमी लेकिन निश्चित थी। उन्होंने एक बार चारों ओर नजर डाली, फिर चुपचाप आगे बढ़ी। पूजा, वो फिर उठी है? हाँ भाभी, मैंने कैमरा चालू कर दिया है। इस बार अगर कुछ किया तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा। कौशल्या अब शर्मा अंकल का बैग धीरे से खोल रही थी। उन्होंने जिप धीरे धीरे खींचा और एक छोटा सा पर्स बाहर निकाला। हिम्मत तो देखो, दिन में जय सिया राम और रात में जेब कटी। अब मैं बोलने वाली हूँ, वो भाभी की तरफ जा रही है। जैसे ही कौशल्या रीना की सीट की ओर बढ़ती है, पूजा डरते हुए लेकिन मजबूती से आवाज लगाती है। माफ कीजिएगा, आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? पूरा डिब्बा जैसे उस आवाज से जाग उठा। अरे बेटा, नहीं, वो तो बस देख रही थी कि किसी को पानी तो नहीं चाहिए। तो बहन जी, आप पानी की जगह आप लोगों के बैग क्यों देख रही थी? अरे नहीं, आप तो गलत समझ रही हैं। हम तो बस, सब रिकॉर्ड हो गया है। आपके हाथों में जो पर्स है वो शर्मा अंकल का है। अब तक कुछ अन्य यात्री भी जागने लगे थे। उन्होंने कम मिठाई खाई थी या लेट सोए थे। अरे मेरा भी पर्स नहीं मिल रहा है। अरे मेरा मोबाइल का क्या हुआ? मैं चार्जिंग पर लगाया था। इस तरह दोनों नंद भाभी की चतुराई से कौशल्या देवी को अगली बोगी में जाकर हिरासत में ले लिया जाता है। पूरा डिब्बा जाग गया है और लोग पूजा की तारीफ कर रहे हैं। बेटी, तुमने तो आज सच में ऊपर से नजर रखकर सबकी जान बचाई है। मैंने पहले ही कहा था, ये ननद नहीं सीसीटीवी है। अब सब मुझसे डरेंगे, ऊपर वाली ननद हूँ मैं। इस तरह पूरी रात ट्रेन अपनी पटरी पर दौड़ती है और अगली सुबह अंत में ट्रेन गोरखपुर पहुंचती है। प्लेटफॉर्म पर माया खड़ी होती है, खुशी से झूमती हुई। ओए शेरनी, तू आई भी और चोरी भी पकड़ी। तेरी शादी में तो मुझे असली स्क्रिप्ट वाली बहन बनना ही था। ट्रेन जल्दी गोरखपुर स्टेशन पहुंच जाती है, जहां उतरकर पूजा और रीना माया के घर पहुंचती हैं और धूमधाम से माया की शादी होती है।
शादी में सब बहुत खुश होते हैं। पूजा को हर कोई रेल वाली हीरोइन कहता है। रीना भी गर्व से मुस्कुराती है। अब ये याद रखना, चाहे ट्रेन हो या घर, ऊपर ननंद हो या नीचे भाभी, जब दोनों साथ हो तो कोई भी चालाक औरत नहीं बच सकती। बिल्कुल सही है, मेरी ननंद है। उठ जा रीना, सूरज चढ़ने वाला है, तेरा स्कूल छूट जाएगा बेटा नहीं तो। पलंग पर रीना किताब से लिपटी हुई सो रही है। बगल में फटे से बैग में किताबें रखी है। तभी नींद में बड़बड़ाते हुए रीना कहती है, बस 2 मिनट और मम्मा प्लीज। सपनों में भी पढ़ाई कर रही है मेरी राजकुमारी बिटिया। अभी सरला ने इतना कहा ही था कि इतने में रीना के पापा शिव कुमार खांसते हुए घर के अंदर दाखिल करते हैं। चाय बन गई सरला? हैं? अरे आज साइट का काम जल्दी पकड़ना है। मिस्त्री बोल रहा था कि देर से पहुंचे तो काम किसी और को मिल जाएगा। ऐसे कैसे किसी और को मिल जाएगा? बन गई, ले लो। इस तरह चाय पकड़ाते वक्त शिव कुमार का हाथ रीना के सिर पर आ जाता है। उठ जा मेरी अफसर बिटिया। अरे तेरे बाबू की कमर टूट जाती है लेकिन तेरी किताबें ना छूटे कभी, हैं? मैं तो बस दिन रात यही सोच सकता हूँ। बापू, एक दिन आपके लिए गाड़ी भेजूंगी, सफेद वाली। आप मिस्त्री का हेलमेट नहीं, सूट पहनोगे। बस तू पढ़, बाकी सब मैं कर लूंगा। जिसके बाद रीना अपना स्कूल ड्रेस पहन रही है। स्कर्ट थोड़ी पुरानी है। उसकी सीलियों पर हाथ फेरती है। पीछे से सरला बस्ता तैयार कर रही होती है। रीना, तेरे स्कर्ट में थोड़ा और फट गया है बेटा, अब अगले महीने सिलवाऊंगी। मम्मा कोई नहीं, स्कर्ट नहीं देखती टीचर, मेरी कॉपी देखती है। काश सब बच्चे तेरे जैसे होते, जो पुराने कपड़ों में भी चमकते हैं। ये सुनकर रीना बाहर निकलती है, हाथ में टिफिन और बैग। वहां बैठे हैं नारायण काका, हुक्का पीते हुए, अड़ोसी पड़ोसी की नजर में सबसे पुराने। ओ रीना, आज फिर किताबों में गुम हो। कोई दिन छुट्टी ले लो बिटिया, थोड़ा जिंदगी भी जी लो। काका, किताबों में ही तो जिंदगी है। अरे बाप रे, चल जा स्कूल। देश को तो तू ही संभाल लेगी अब लगता है। और इस तरह रीना हंसते हुए भागती है। वो चलती जाती है। बीच में एक दोस्त से सीमा मिलती है। दोनों बातें करते हुए स्कूल की ओर बढ़ते हैं। तेरी स्कर्ट बहुत छोटी हो गई है रीना, वो रिचा लोग फिर कुछ कहेंगे। कहने दो सीमा, पढ़ाई से बड़ी कोई ड्रेस नहीं होती। तू बड़ी हो गई है अब, जवाब देती है। मैं तो डर जाती हूँ उनसे। डर से कुछ नहीं होता, किताबों से होता है। और इस तरह वो दोनों सहेलियां एक दूसरे से बातें करते हुए सुबह 7:45 पर स्कूल पहुंचती हैं। वो स्कूल के गेट पर पहुंचती ही हैं कि तभी देखती हैं कि रंग बिरंगे बैग, साफ सुथरे ड्रेस पहने अमीर बच्चे, चमकते हुए जूते। वहीं एक कोने से आती है रीना, पुराना बैग, घिसे जूते, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास है। तभी सामने से 3 अमीर बच्चे उसकी ओर आते हैं। अरे ओ, फिर आ गई गुग्गी गर्ल। ये लोग भी अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में आ गए हैं। स्कर्ट देखो इसकी, लग रहा है पिछली सदी की है जैसे। मैं पढ़ने आती हूँ, फैशन शो में नहीं। अरे वाह, जवाब भी देती है अब। चलो क्लास में देखते हैं कितनी पढ़ाई करती है। इस तरह तीनों ठहाके लगाते हैं, लेकिन रीना शांति से अंदर चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद टीचर मिस मेहरा आती हैं, जिसे देखकर बच्चों के बीच सन्नाटा हो जाता है। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। आज मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन होमवर्क पूरा करके लाया है। रीना सबसे पहले कॉपी आगे बढ़ाती है। टीचर देखती है, मुस्कुराती है। वेरी गुड मॉर्निंग रीना। As always, your work is neat and perfect. रिचा और उसके दोस्त आपस में कुड़कुड़ाते हैं। बिल्कुल चमची बनती जा रही है ये। बच्चों, रीना जैसी लगन और साफ सुथरी मेहनत सबको सीखनी चाहिए। ऐसे ही कुछ समय बाद लंच हो जाता है, जहां अमीर बच्चों का ग्रुप पिज्जा, पास्ता, फ्रूट जूस वगैरह लेकर आया है। वहीं रीना और सीमा कोने में बैठकर पराठा और अचार खा रही हैं। क्या बात है रीना,
आज माँ ने क्या भेजा है? अचार और गरीबी का स्वाद। ये सुनकर सीमा घबरा जाती है, लेकिन रीना शांत रहती है। कम से कम मेरा खाना मेहनत की कमाई से आता है। तुम लोग बताओ, मम्मी ने बनाया या फिर नौकर ने? ये सुनते ही ऋचा गुस्से में देखती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब तो ये हर जगह चमक रही है। टीचर्स भी इसकी तारीफ करते नहीं थकते। तो कुछ करना पड़ेगा, इनका घमंड तोड़ना है तो। अरे अगले हफ्ते तो मेट्रो म्यूजियम ट्रिप है ना, वहीं कुछ करते हैं सबके सामने। बस वही तो होगा असली तमाशा। ऐसे ही सुबह से दोपहर हो जाती है, जहाँ रीना थकी हुई आती है, लेकिन चेहरा शांत है। माँ दरवाजे पर खड़ी है। कैसा रहा स्कूल आज का? जैसा हर दिन, थोड़ी मेहनत, थोड़ी बातों की चोट है, लेकिन सब ठीक है। एक दिन ये ताना मारने वाले भी तेरी किताबें पढ़ेंगे रीना, तू बस अपना रास्ता मत छोड़ना। जी पिताजी। और ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहाँ मिस मेहरा बोर्ड पर लिखती है, एजुकेशनल टिप्स मेट्रो म्यूजियम कमिंग सैटरडे। बच्चों, हम शनिवार को मेट्रो म्यूजियम जा रहे हैं। मेट्रो में ही सफर करेंगे। प्लीज अपने माता पिता से परमिशन स्लिप पर साइन करवा लेना। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और इस पूरे क्लास में खुशी की लहर दौड़ जाती है। मेट्रो मेट्रो, ये मजा आएगा। रीना, तू भी आएगी ना? पता नहीं सीमा, मम्मा कह रही थी पैसे नहीं है। अभी रीना ने ये कहा ही था कि तभी उसकी बातें उनकी टीचर मिस मेहरा सुन लेती है और कहती है, रीना, तुम्हारी फीस स्कूल से दी जाएगी, तुम्हें जरूर आना है। थैंक यू मैम। और इसी तरह से अगली सुबह हो जाती है, जहां बच्चों का एक समूह गेट पर जमा है। हाथों में पानी की बोतल, कैंप, टीचर की हिदायतें चल रही है। कुछ बच्चे हंस रहे हैं, कुछ बच्चे फोटो खिंचवा रहे हैं। रीना एक कोने में खड़ी है, सीमा के साथ। उसकी आंखों में चमक है। मेट्रो में पहली बार चढ़ने का उत्साह है। सुनिए, सभी बच्चे लाइन बनाइए, कोई भागेगा नहीं, सब मेट्रो स्टेशन तक साथ चलेंगे। और इस तरह बच्चे लाइन में लगते हैं। ऋचा, सोहम, वीर पीछे मुड़कर रीना को घूरते हैं। बस अब थोड़ी देर और, फिर दिखाते हैं इस रीना को उसकी जगह। इतनी तारीफ सुन सुनकर घमंड में तो फूल गई है ये। देखना कैसे उड़ान काटते हैं इसका। और इस तरह बच्चे टिकट लेकर अंदर जाते हैं। मेट्रो के दरवाजे खुलते हैं। हल्की म्यूजिक, तेज रफ्तार की आवाजें, ये सब आती है। रीना की आंखों में चमक, जैसे वो कोई सपना देख रही थी। रीना, देखना अंदर कितनी ठंडी हवा चल रही है। हाँ बिल्कुल, जैसे किताबों में देखा था, वही वैसा ही। जिसके बाद मेट्रो चलती है। बच्चे सीटों पर बैठते हैं, कुछ खड़े हैं। टीचर पास में खड़ी है। रीना और सीमा कोने की सीट पर बैठी हैं। ऋचा और उसका ग्रुप खड़ा है। जब मेट्रो एक स्टेशन पर रुकती है तो थोड़ी हलचल होती है। तभी भीड़ का एक झोंका आता है। इसी बीच ऋचा, वीर और सोहम रीना के पास धीरे से पहुंचती है। रीना मेट्रो की खिड़की के बाहर देख रही होती है। चलो अब जो करना है जल्दी से कर दो। ऋचा पीछे से रीना के स्कर्ट के किनारे को पकड़ती है और खींचने की कोशिश करती है। स्कर्ट थोड़ी खुलने लगती है। रीना तुरंत चौंकती है और दोनों हाथों से स्कर्ट को पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगती है। नहीं, छोड़ो, मेरी स्कर्ट मत खींचो प्लीज। इसी तरह से पूरी ट्रेन में सन्नाटा छा जाता है। लोग पलटकर देखने लगते हैं। टीचर मिस मेहरा दूर खड़ी है, सब कुछ चुपचाप देख रही होती है। वो तेज कदमों से आती है और सामने खड़ी ऋचा को जोरदार थप्पड़ मारती है। शर्म नहीं आती तुम्हें ऋचा? क्या यही सिखाया है तुम्हारे घर वालों ने? इज्जत के साथ खेलने का हक किसी को नहीं। मिस वो तो बस मजाक था। ये एक लड़की की इज्जत पर हमला था। और याद रखो, गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन किसी की गरिमा के साथ खिलवाड़ करना सबसे बड़ा पाप है। रीना अब ये सुनकर रो रही होती है। उसके आंसू थम नहीं रहे होते। सीमा उसे गले लगाती है। बाकी बच्चे चुपचाप खड़े होते हैं। वहीं ऋचा, सोहम और वीर शर्मिंदा है। और इस तरह बच्चे अलग अलग जगह घूम रहे हैं। मिस मेहरा और कुछ बच्चे साथ हैं। वहीं एक कोने में ऋचा, सोहम और वीर रीना के पास आते हैं
उनके चेहरे पर शर्म और पश्चाताप है। रीना, सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। हमें समझ में नहीं आया कि तुम्हारी मजबूरी को तुमने अपना ताकत ही बना लिया। तुम हम सबसे ज्यादा मजबूत हो और हमें भी तुम्हारे जैसा बनना है। रीना चुपचाप उनकी ओर देखती है, आंखों में आंसू है, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सम्मान के। वो धीरे से मुस्कुरा देती है। बस ये याद रखना, इज्जत पैसे से नहीं मिलती, वो तो इंसान की सोच और कर्म से मिलती है। बच्चे गले लग जाते हैं। पूरा स्कूल लाइन में खड़ा है। मंच पर प्रिंसिपल, मिस मेहरा और बच्चों का ग्रुप है। रीना मंच पर खड़ी है, उसके साथ रिचा, सोहम और वीर भी हैं। आज हम सबने मिलकर एक सीख ली है, इज्जत का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन इसका महत्व सबसे ऊपर होता है। रीना, तुमने सबको सिखाया है कि आत्मसम्मान क्या है। पूरे स्कूल में तालियां बजती है। रीना मुस्कुराती है। रिचा, सोहम और वीर तालियां बजाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, ये कहानी दोस्तों हमें बताती है कि इज्जत सबकी बराबर होती है। तो आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।